बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैटी कैश बुक को डिस्कस कर रहे थे और इसकी एग्जांपल हमारे पास रहती थी डिस्कशन के लिए, अदरवाइज हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। लेकिन पैटी कैश से मुराद हमारे पास होता है बेटा डे टू डे, जो रूटीन में हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं ना, छोटी छोटी। तो उसके लिए ना हमें कॉइन्स वगैरह की जरूरत होती है, कुछ छोटी पेपर करेंसी की जरूरत होती है, तो हम लोग अपनी पेमेंट वहां से कर लेते हैं। तो उसे कहा जाता है पैटी कैश। मतलब आपने अपने पास कैश इन हैंड अपने इन छोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कितना रखा। अब इसकी ना कोई लिमिट फिक्स भी की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती। ये डिपेंड करता है बिजनेस की सिचुएशन के ऊपर या आपके रूल्स के ऊपर के किस तरह के हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि भाई, जैसे हमारे ऑफिस बॉयज हैं, हम इनको चीजें मंगवाने के लिए भेजते रहते हैं। सपोज इनको 1,000 रुपया दे दिया, 1,000 रुपया खत्म हुआ, इन्होंने आके दोबारा मांग लिया कि वो पहले वाला 1,000 रुपया तो खत्म हो गए और पैसे दे। हमने इनको 1,000 रुपया और दे दिया, उन्होंने वो एक्सपेंसिस किए, वो खत्म हुआ तो कुछ और आके मांग लिया। मतलब कोई सिस्टम नहीं है, जरूरत के मुताबिक है कि जैसी तुम्हें जरूरत पड़ती जाए तुम चीजें लेने से पहले। अब उसे आइडिया होता है कि अगर मैं ये चीज परचेज करने के लिए जा रहा हूं तो इस पे मेरा इतना एक्सपेंस आ जाएगा। वो देखते हैं कि ऑफिस का कितना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, कम होगा तो हमसे मांग लेगा कि भाई मुझे मजीद पैसे दे दें। इस किस्म का सिस्टम हम लोग बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार ये बार बार तुम दिन में आके 10 मरतबा मुझसे पैसे ले जाते हो, ऐसा करो कि ये 5,000 रुपये रखो, डेली का तुम्हें 5,000 रुपये मिल जाएगा और तुमने इस 5,000 रुपये को खर्च करते जाना है और हमें जाकर एट द एंड हिसाब दे देना कि क्या एक्सपेंसेस हुए। ये जो 5,000 है ना, इसे कहा जाता है इम्प्रेस्ड। ये जो अमाउंट हम लोग पैटी कैश में फिक्स कर लेते हैं ना, इसे कहा जाता है इम्प्रेस्ड। अब क्या होता है कि एक्सपेंसेस होते रहते हैं, उनके अगेंस्ट हमें इनवॉइसेस भी जनरेट होती रहती हैं, मिलती रहती हैं कि एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पर हुए। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ, या आपने देखना होता है कि वो अमाउंट आपने कितने अरसे के लिए दी है, वीकली बेसिस पर है, डेली बेसिस पर है, मंथली बेसिस पर है। ये बिजनेस टू बिजनेस ये चीजें वेरी करती रहती हैं। हम सपोज कर लेते हैं डेली बेसिस पे, तो शाम को बैठेगा हमारा ऑफिस बॉय जिसको हमने वो पैसे दिए हुए होंगे, वो कहेगा ये ले जनाब, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर देगा। सपोज एक्सपेंसेस का टोटल हो गया हमारे पास 3,200 रुपीज। 3,200 रुपीज उसके पास एक्सपेंसेस का टोटल, तो उसके पास बकाया अमाउंट कितनी होगी? 1,800 रुपीज। तो 3,200 और जो उसके पास कैश इन हैंड बाकी बचा हुआ है 1,800, वो जैसे ही एड अप करेंगे इंप्रेस्ड अमाउंट के इक्वल आ जाते हैं। और इंप्रेस्ड अमाउंट हमारे पास क्या थी? 5,000 रुपीज। तो ये होता है हमारे पास पैटी कैश। और ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन थी हमारे पास, तो अब आप लोग इसको रीड करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जानी है। एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग करके चले गए थे, ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अभी एग्जाम्पल नंबर 10 ना सिर्फ जरा समझने के लिए है थोड़ी देर के, हम लोगों ने पैटी कैश को बनाना किस तरह से होता है, अदरवाइज ऐसा चीज की कोई खास जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ना आपको एक ट्रांजेक्शन बता दी गई। मतलब जो हम लोगों ने ऑफिस बॉयज को पैसे दिए थे ना, उसने कहा कि भाई मेरे पास 2,000 रुपये का बैलेंस आपका मौजूद था। हम लोगों ने जो इम्प्रेस्ड अमाउंट सेट की हुई है वो 2,000 रुपीज है, तो हमने उसको 2,000 रुपीज दे दिया। उसने कहा मेरे पास 2,000 रुपये आ गए। अब क्या करना है हम लोगों ने? उसके पास ना वाउचर नंबर्स मौजूद होंगे, वाउचर्स मौजूद होंगे, उसके ऊपर आइटम्स लिखे हुए होंगे कि उसने क्या कुछ परचेज किया, कितने में परचेज किया। अब यहाँ पे देखो कहते हैं कि विंडो क्लीनर को उसने पे किया, 200 रुपीज उसने पे कर दिया। अब उसके ने ये चीज रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखनी है, तो उसके पास वो जो वाउचर नंबर होगा उसने उसके ऊपर 1 की नंबरिंग की हुई है कि मेरे पास वाउचर नंबर 1 इस चीज से रेलिवेंट है। फिर उसने स्टेशनरी परचेज की, पेन एंड पेंसिल्स 100 रुपीज की, ये वाउचर नंबर 2 उसके पास हो गया। पेड फॉर बस फेयर 60 रुपीज। तो उसने ना ये काफी सारे एक्सपेंसिस कर दिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने देखना है। अब देखें, हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, हर एक्सपेंस को उसके नेम के साथ लिखना चाहिए। अब जहां से मुझे ये तो पता चल जाएगा कि भाई साहब ने इतना टोटल एक्सपेंस कर दिया, बिजनेस के एक्सपेंसेस भी चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि स्टेशनरी के ऊपर कितना एक्सपेंस हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कितना एक्सपेंस हुआ है, ये जो विंडो क्लीनिंग वगैरह आई थी उसके ऊपर इन टोटल कितना एक्सपेंस हो गया है, क्या सिर्फ वही था या उसके अलावा भी कुछ और था।
तो हम लोगों ने ना अपने इन तमाम एक्सपेंसेस को अलग अलग से क्लासिफाई करना होता है, ताकि आगे जाके हम लोग अपनी जो इनकम स्टेटमेंट्स हम लोगों ने बनानी है उनमें तमाम एक्सपेंसेस को अलग अलग से रिकॉर्ड कर सकें। तमाम एक्सपेंसेस का हमें अलग अलग वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए। इसको बनाने के लिए हम लोग इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास आ जाती है इसकी रिसीट साइड। ये बिल्कुल टी अकाउंट ही है हमारा, ये यहां तक ये हमारा टी अकाउंट ही है। लेकिन इससे पहले ये इसकी रिसिप्ट साइड, कि इसके बाद 2,000 रुपए बैलेंस ब्रॉट ऑन मौजूद था, ओपनिंग बैलेंस था 2,000 रुपीज का, ये इसके पास मौजूद था। अब यहां पर रिसिप्ट साइड पर और कोई अमाउंट नहीं आएगी, सारी की सारी अमाउंट पेमेंट साइड पे, कि इस 2,000 रुपए में से उसने पेमेंट्स करनी है, तो पेमेंट साइड पे चली जाएंगी। तो पेमेंट साइड पर जब हम लोग जाएंगे ना, तो सबसे पहला एक्सपेंस यहां पर आ गया विंडो क्लीनिंग। भाई कहां से हमें इसका पता चलेगा? कहता है वाउचर नंबर 1 जाकर देखो कितनी अमाउंट का एक्सपेंस किया, इन टोटल 200 रुपीज का। ऑल राइट। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें ना, मैं इसको अगर यहां से अलग कर दूं ये, और हम लोग इन चीजों को ना लिखें, तो मुझे ये तो पता चलता जाएगा कि 2,000 रुपए में से 200 रुपए एक्सपेंस आउट हो गए, 100 रुपए हो गए, 60 चले गए, 400 चले गए, 270 चले गए। एट द एंड मुझे टोटल मेरे एक्सपेंस का भी पता चल जाएगा कि टोटल एक्सपेंस कितना हो गया है। लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंस किस पे हुआ है और कितनी अमाउंट से हुआ है, ये नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में ना कुछ हमें पता होता है कि ये हमारे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो उन एक्सपेंसेस की हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं क्लीनिंग एक्सपेंस है तो इस कॉलम में लिख देना, अगर कोई स्टेशनरी एक्सपेंस है तो सेकंड कॉलम में चला जाएगा, कोई ट्रेवल एक्सपेंस है तो थर्ड कॉलम का पार्ट बन जाएगा, पोस्टेज एक्सपेंस है तो फोर्थ कॉलम, और फूड एक्सपेंस है तो फिफ्थ कॉलम का पार्ट बन जाएंगे। अब यहां से देखिए ये कौन सा था, क्लीनिंग, तो यहां टोटल में 200 लिखना है, लेकिन साथ में क्लीनिंग के कॉलम में जाके 200 लिख दो कि भाई क्लीनिंग को 200 रुपीज का एक्सपेंस मिल गया। इधर गए पेन एंड पेंसिल, इसका ताल्लुक किस चीज से है? अब यहां पर आपने 100 रुपीज लिख दिया टोटल में, कि टोटल मैंने 100 रुपीज खर्च किए, लेकिन 100 रुपीज कहाँ खर्च किए? तो सेकंड कॉलम में जाकर हमने स्टेशनरी लिख दिया कि स्टेशनरी में खर्च किए। थर्ड देखें उसने क्या किया, बस फेयर, इसका ताल्लुक हमारे इन एक्सपेंसेस में से किस में से है? तो ट्रेवल के पास जाके 60 रुपीज लिख दो। इसी तरह नेक्स्ट फिर हमारे पास आ गया प्रिंटर कॉर्पोरेट। अब ये जो हमारे पास होता है स्टेशनरी से ताल्लुक होता है इसका, तो स्टेशनरी एक्सपेंस में हमारे पास चला जाता है। वो जो आप लोग प्रिंटर वगैरह करवाते हैं ना, उसके अंदर एक डिवाइस मौजूद होती है कॉर्पोरेट, उसके अंदर इंक फिल की जाती है जिससे वो प्रिंट वगैरह निकल के आता है, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा एक किस्म का एक्सपेंस बन जाता है। इसी तरह आपने तमाम एक्सपेंसेस को टोटल में भी लिखना है, साथ में अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी है। एट द एंड जाकर आपने इन सब का टोटल कर दिया। जब यहां से एक्सपेंसेस का टोटल किया तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 1760। तो उसके पास बकाया अमाउंट कितनी होगी? 240 रुपीज उसके पास बैलेंस कैरी डाउन मौजूद है। 2,000 रुपए में से 240 रुपए अभी उसके पास मौजूद है। लेकिन जब इन एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करने लगेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे एक्सपेंसेस टू कैश, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब पहला एक्सपेंस कौन सा था हमारे पास? क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में टोटल हम लोगों ने 370 रुपीज खर्च किए, स्टेशनरी पे 620 रुपीज खर्च किए। थर्ड वन कौन सा था? ट्रैवलिंग पे 330, पोस्टेज पे 270, और फूड के ऊपर 170 रुपीज खर्च किए। और जब इन सब का टोटल करो तो भी 1760 के इक्वल हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पर क्या किया जाता है, 2000 जो अमाउंट थी ना इम्प्रेस, वो हम लोगों ने फिक्स की हुई थी। अब ऐसा नहीं है मैं उससे 240 रुपए ले लूंगा कि भाई निकालो 240 रुपए जो बाकी बच गए, नहीं, जितने एक्सपेंस होते हैं उतनी अमाउंट उसे मजीद पे कर दो, तो इम्प्रेस सिस्टम बहाल हो जाता है। अब वापसी अपनी इम्प्रेस्ड अमाउंट पर आ जाते हैं। कितनी अमाउंट उसको पे करोगे? जितने एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं। तो एक्सपेंसेस इन टोटल उसने कितने किए थे? तो 1760 आप उसे मजीद पे कर दो। तो ये देखो दोबारा से उसके पास 2,000 रुपये आ गए। 240 रुपए पहले थे
और 1760 आपने उसको मजीद दे दिया, तो जुलाई के मंथ के लिए उसके बाद 2000 रुपीज बैलेंस पूरा हो गया। अब उसने जुलाई के लिए एक्सपेंसेस करने शुरू कर देने हैं। आई होप के बात समझ आ चुकी होगी। ये आप लोग बनाओगे नहीं, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था कि ऐसा चलता है ये। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि कंपनी की सारी लाइफ में आपने सिर्फ इंप्रेस्ड अमाउंट 2000 ही रखनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने डिसाइड किया था कि ये 2000 होनी चाहिए, लेकिन महंगाई हो गई, चीजें महंगी हो गई, 2000 में खर्चे पूरे नहीं होने वाले। आपने कहा अब ये 2000 नहीं, अब ये 2500 होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ के लिए ये 2500 होना चाहिए। तो फिर आप लोगों ने एक तो जो एक्सपेंसेस की है वो पे करोगे, प्लस जितना एडिशन आ रही है, तो आप लोग उसे 1760 प्लस 500 2260 रुपीज पे करोगे। ऑल राइट, 2500 पूरा करना है अब आप लोग ने, तो 240 उसके पास पहले से मौजूद है, तो 2260 रुपए आप मजीद उसे पे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बेटा, जर्नल, जर्नल के बारे में हमारे पास था जी। हाँ, मतलब अब वो छुट्टी पे चला गया तो उसको नहीं देंगे फिर। इसके लिए ना बेसिकली पर्सन नहीं होता, डिपार्टमेंट होता है, तो डिपार्टमेंट को पैसे होते हैं, वो आगे जिससे मर्जी काम करवा लें। जी बेटा, जर्नल, जर्नल में हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जो ऊपर वाली 5 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का पार्ट नहीं बनती, वो जर्नल, जर्नल का पार्ट बन जाती हैं। द जर्नल, जर्नल, जर्नल फॉर शॉर्ट is a book of prime entry that is used to record transactions that are not recorded in any other book of original entry। अब यहां पर देखें, जर्नल might be used to provide a record and explanation of, कहते हैं ईयर एंड एडजस्टमेंट, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ईयर एंड एडजस्टमेंट। सेटलमेंट डिस्काउंट, ये आप लोग पढ़ चुके हो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके जर्नल, जर्नल का पार्ट बनता है कब? जब कैश बुक 2 कॉलम हो, तब आपके सेटलमेंट डिस्काउंट जर्नल, जर्नल में आ जाता है। कॉन्ट्रा सेटलमेंट, जर्नल, जर्नल। क्या होती है कॉन्ट्रा सेटलमेंट? एंट्री क्या थी इसकी? कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री क्या थी हमारे पास? शाबाश, शाबाश, जीनियस लोग। कॉन्ट्रा सेटलमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती थी? बुक के पीछे से देखकर बता दो। पेएबल्स टू रिसीवेबल, कॉन्ट्रा सेटलमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन का गैप जो आता है लेक्चर्स में, और उसमें माशाल्लाह आप लोग जीरो होकर आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अब अकाउंटिंग का राइट थोड़ी ना बनता है कि अकाउंटिंग उठाकर बैठे हम लोग। तो हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं ना 3 दिनों में, अगले 4 दिनों में उनका सफाया करके आया करो। हाँ, गुड। करेक्शन ऑफ एरर्स, ये हम लोगों ने FAR 1 में जाके पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाते हैं एनी अदर एडजस्टमेंट, जैसे कि फिक्स एसिड परचेज कर लिया ऑन क्रेडिट, फिक्स एसिड परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो ये एनी अदर एडजस्टमेंट की एक एग्जांपल आ गई हमारे पास, तो वो भी हमारे पास जर्नल, जर्नल का पार्ट बन जाएंगे। ये हमारे पास स्पेसिमेन उसने बता दिया, एक फॉर्मेट के जर्नल, जर्नल को इस तरह से बनाया जाता है। ये एग्जांपल आ गई जो कि आप लोगों ने पहले से सॉल्व की हुई है, एग्जांपल नंबर 1। उसके जर्नल, जर्नल आप लोगों ने ये बनाए थे, मोटर व्हीकल टू फ्रंकी मोटर फिक्स एसिड परचेज किया था हम लोगों ने ऑन क्रेडिट। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हम लोगों ने कैश बुक को 3 कॉलम बनाया था, तो फिर यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, और हम लोगों ने लिखा भी नहीं था। कैश बुक जब 3 कॉलम बना लिया था तो हमने ये सारे डिस्काउंट्स अपनी कैश बुक में लिखे हुए थे, तो जर्नल, जर्नल में लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 12 आप लोगों के पास आ गई, और इसमें आप लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज ही बना कर देनी थी। कहते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबाउट ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ। अच्छा, इसके लिए ना सिर्फ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है हम लोगों ने, कि ये एग्जाम्पल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। चलें, अब इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन जुलाई 2014 अब्दुल्ला एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस for providing one services to private schools in the city of Gujarat. The transaction during the months are listed below. First देखें, a bank account was opened with a cash deposit of rupees 20 million। अब यहां पर देखें
तो भाई 1 जुलाई है और उसने कहा है कि जुलाई में ही हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसके लिए ये नहीं है कि हम लोग कहें कि बैंक टू कैश, तो कैश तो बिजनेस के पास है नहीं, बिजनेस ही आज ही के दिन आया है हमारे पास। तो यहां पर हम लोग क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। शाबाश, ये फर्स्ट आपके पास एंट्री आ गई। बैंक टू अब्दुल्लाह कैपिटल या कैपिटल अकाउंट एक ही बात है, सोल प्रोपराइटर है तो लानी बात है सारा कैपिटल अब्दुल्ला का ही है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट देखें, 3 जुलाई के ट्रांजैक्शन को पढ़ें और इसकी जरा जर्नल एंट्री अपने पास रिकॉर्ड करो, जल्दी करो। 3 जुलाई के ट्रांजैक्शन पढ़ें, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करें। A property was purchased at a cost of rupees 10 million, of which rupees 7.2 million was considered as applicable to land and 2.8 million to the building. The transaction involved a cash payment of rupees 3 million and the balance was agreed to be paid after 6 months, मतलब वो पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड करना है। तो अब अगर यहां पर देखा जाए ना, तो जैसे ही आप कोई घर परचेज करते हैं तो आप उसे ये थोड़ी कह सकते हैं यार मुझे सिर्फ बिल्डिंग दे दो, लैंड नहीं चाहिए। कैसा है? तो लैंड भी मिलेगी, बिल्डिंग भी मिलेगी, और दोनों की रिकॉर्डिंग अलग अलग की जाती है। मैं आप लोगों ने घर की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, आप लोगों ने लैंड, उसकी लैंड को अलग से वैल्यू करो, लैंड की रिकॉर्डिंग अलग से करनी है, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर मौजूद है बिल्डिंग का उसकी रिकॉर्डिंग अलग से करनी होती है। तो बेसिकली ये मेरे पास दो डिफरेंट एसेट्स हैं। अब ये नहीं बता सकते, इधर देखें उसने कह दिया कि लैंड की अमाउंट 7.2 मिलियन है और बिल्डिंग की अमाउंट 2.8, लेकिन क्या ये पता है कि जो 3 मिलियन पे किया है किसके लिए किया है? तो आप लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने इसको किस तरह से लेकर जाना है, आपने लैंड को डेबिट कर देना है 7.2 मिलियन से, बिल्डिंग को डेबिट कर देना है 2.8 मिलियन से, बैंक को क्रेडिट कर दिया, जितनी अमाउंट आपने पे की 3000, तो रिमेनिंग अमाउंट 7 मिलियन आप लोगों के पास पेएबल के तौर पर आ जाए, अकाउंट पेएबल। बैंक की जगह पे कैश आएगा, क्यों? अच्छा कैश कर दो। एंट्री समझ आ गई सब बच्चों को? वैसे इतनी बड़ी अमाउंट कैश में नहीं पे की जाती। कैश पेमेंट से यहां पर मुराद था इमीडिएटली पेड, ओके, कि उसी टाइम एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। 30 लाख रुपए आप लोग कैश में नहीं जाके उठा कर दोगे, उसे बैंकिंग चैनल के थ्रू जाओगे आप हमेशा। जी नेक्स्ट, 5 जुलाई की ट्रांजैक्शन देखो। 5 जुलाई की रिकॉर्डिंग करें, जल्दी करें, 5 जुलाई की जल्दी से रिकॉर्डिंग करें। 10 new vans were purchased for at rupees 300,000 each from City Showroom, Lahore. Abdullah paid rupees 600,000 in cash and agreed to pay rupees 1 million by 31st July and remaining balance by 15th August. अब इसकी जो जर्नल एंट्री आपके पास बनती है बताना जरा, जहां जेब नाम है, बोलो। तब मेरी तरफ देखते जाना या इधर देखना सिर्फ? हाँ, कितने से? 30 लाख रुपीज से वैन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? 3 लाख रुपए की एक थी, तो हम लोगों ने 10 ली हैं, तो 30 लाख रुपए इन टोटल वैन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30 लाख रुपए से। जी 6 लाख रुपीज हम लोग उसे पे कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख रुपए से। तो वो जो अलग अलग उसने बताया है 31 जुलाई और 15 अगस्त और 10 लाख और वो, हाँ, तो इसके लिए ये नहीं है कि बैंक को क्रेडिट कर दिया आप लोगों ने 6 लाख से,
फिर पता चले पेएबल को क्रेडिट करो 10 लाख रुपए से, फिर बाकी अमाउंट के साथ करो 14 लाख रुपए। ऐसा नहीं है। आज के दिन आपका जो टोटल पेएबल है वो 24 लाख रुपए का है। 24 लाख ही आपने अपना पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड करना है। बात क्लियर? बात क्लियर? ये देखें, ये आपके पास ट्रांजेक्शन आ गई। नेक्स्ट देखें, 7 जुलाई, upon inspection a van was found to be defective and was returned to city showroom लाहौर। हाँ भाई, क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए इसकी? 7 जुलाई, जरा पढ़ लो एक मरतबा फिर बताओ। सोल्यूशन नहीं देखना, यहां से पढ़ो। जी बोलें, जी बोलें, जी। हाँ, बस यही था। चलो अब सोल्यूशन बताते हैं। एडा वडा तो फर्मा बरदार। सोल्यूशन बताएं, जल्दी करें। हाँ जी कासिम, तुमने अब दोबारा पढ़ना है? हाँ ठीक है। अपने जो पेएबल था, अपनी जो लाइबिलिटी थी, वो हमारे पास डेबिट हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या थी? सिटी शोरूम। सिटी शोरूम के अकाउंट को हम लोगों ने जाके डेबिट कर देना है। और वैन अकाउंट अब एक कम हो गई है हमारे पास, तो 3 लाख रुपए की एक वैन थी, तो उसका आइडिया हमें यहां से होना था। यहां पर तो सिर्फ उसने कह दिया आ वैन, तो वैन आ गई है। तो है 3 लाख रुपए की एक वैन, तो वैन को आप लोगों ने क्रेडिट कर देना था। ये पेएबल सिटी शोरूम डेबिट एंड वैन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है जी? 8 जुलाई की ट्रांजैक्शन। हाँ जी बताएं, 8 जुलाई की ट्रांजैक्शन। इतनी इजी ट्रांजैक्शन, अब बोल भी दो। चुप चुप, ये बोल रही है। हाँ, सुन लो सुन लो, बाद में ना कहना कोई आवाज नहीं आई। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ, अब जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करें? तो बैंक अकाउंट। शाबाश, सब बच्चों को समझ आ गई है बात? ये बात सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, 15 जुलाई के लिए, ये जो लास्ट में कॉर्नर में बच्ची बैठी है, हाँ, 15 जुलाई। डेबिट किसको करेंगे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए यहां पर ना एक किस्म का एग्रीमेंट होने जा रहा था उनके अगेंस्ट पेट्रोल पंप वालों के साथ, कि भाई हम लोग ना, आपने अक्सर देखा होगा, ये जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, कि किसी एक ही पेट्रोल पंप से जाके फिर पेट्रोल डलवाते हैं, उनके साथ ना उनका एग्रीमेंट होता है। उस टाइम पे वो पेमेंट नहीं कर रहे होते कि भाई हम आपको ना एक साथ पेमेंट वगैरह कर दिया करेंगे, ये आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमें इतना पेट्रोल डेली बेसिस पे चाहिए होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि इससे पहले कि तुम अपने एग्रीमेंट से भाग जाओ, तुम सिक्योरिटी के तौर पर ना हमें 15,000 रुपए दो। अब 15,000 रुपए वो खर्च नहीं हुए ना, 15,000 रुपए का उसने पेट्रोल डलवाया है, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे आप लोग हॉस्टल में जाते हो ना रहने के लिए, तो आपसे रेंट तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में 2,000, 4,000, 5,000 सिक्योरिटी भी आपसे लेते हैं। कहा जाता है कि आपको वापस कर देंगे। ऐसा ही होता है ना, कि ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपको हम लोग वापस ही कर देंगे। कि ऐसा ना हो कि पता चले हम आज आपको रहने की इजाजत दें, तो सुबह आए तो हमारे हॉस्टल में पंखे ही नहीं है और आप भाग गए हैं पंखे लेकर।
तो इस वजह से वो इतनी सिक्योरिटी रखते हैं। पता चले कि भाई आपने मैट्रिक्स उठाए और अगले दिन जनाब गायब है, पता ही नहीं है कि कहाँ पे चले गए हैं। तो इस चीज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह होते हैं। अब यहां पर देखें तो आप लोगों ने इसको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना एक एसेट कंसीडर करना है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, और बैंक अकाउंट आप लोगों के पास क्रेडिट हो जाएगा। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? ये बात क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारे पास है 30 जुलाई की ट्रांजैक्शन। हाँ जी बताओ, जहांजेब के साथ वाला, हाँ जी 30 जुलाई। साथ जहांजेब नहीं बोलना यार, नहीं बोलना। किसने? जहांजेब सीधे होके बैठो। तो ऐसा कर, उसके कंधे पे आके बैठ जा, सिर्फ बाजू से कुछ नहीं हो रहा। अब इजी हो जा। क्या कहना क्या चाहते हैं? वो 25% कहाँ गए हैं? नहीं, वो तुम 25% की कोई बात कर रहे थे, वो कहाँ गए हैं? हाँ तो उसको क्या करना है 25% का? क्या करना है? 25% 30,000 है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बताई उसने, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। आपको ऐसा लगे? नहीं, 25% 30,000 नहीं है। देखो वो कहते हैं 3 जुलाई को जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो यार 3 जुलाई को जो मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी वो तो 10 लाख की थी। उसका 25% देखो तो भाई ढाई, वो मेरे पास 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए बनता है। वो 10 मिलियन की थी, 1 करोड़ की। 25 लाख रुपए बनता है वो तो। क्या करना है इसका? शाबाश। हाँ, एडवांस क्रेडिट पे चला जाएगा, ओके। बैंक डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 30,000 रुपए से? 90,000 क्यों आ रहा है? चुप करो ना, उसे बोलने दो। 3 मंथ का है, इस वजह से 90,000 आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना, इस एडजस्टमेंट के अंदर भाई 25% का कोई लेन देन नहीं था भाई। चाहे तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दो, थोड़ी दो, पार्ट दो, मुझे इस बात से क्या। तो ये खाम खाम में दी गई थी। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ, तुमने सही कहा है। अच्छा, अब सिर्फ बात पता है क्या है, कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, ये हुई है 30 जुलाई को, और मैं रिकॉर्ड भी 30 जुलाई को करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी रेंट पर जो हम लोग देने जा रहे हैं ना, वो फ्रॉम 1 अगस्त है। तो मतलब अभी मेरी वो इनकम नहीं बनी। आज तो 30 जुलाई है हमारे पास, 1 अगस्त से ऑनवर्ड वो रेंटल इनकम बनना स्टार्ट होगी। 1 महीने का रेंट 30,000 रुपये है, जबकि हमने उसे 3 मंथ्स का रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया। तो जो अमाउंट आपने रिसीव की, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो 90,000 से, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। और क्रेडिट आप रेंटल इनकम को नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक वो आपकी इनकम नहीं बनी। ये आपने अपने उस टेनेंट से एडवांस अमाउंट रिसीव की है, तो आपने इसको एडवांस के तौर पे रिकॉर्ड करना है, राइट? 90,000 रुपीज। एडवांस क्रेडिट ऐसे, ये एडवांस रिसीव, क्योंकि अभी वो 1 अगस्त से मेरी इनकम बनना स्टार्ट होगा, और मैं मौजूद हूं 30 जुलाई पे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगस्त का एंड है हमारे पास, अगस्त का एंड है, और मुझसे सेम सिचुएशन कहा जाती, तो फिर एडवांस 2 मंथ का था। अगस्त वाली मेरी इनकम बन चुकी होती, अगस्त का मंथ मेरी इनकम बन चुकी होती, उसके बाद एडवांस 2 मंथ का बाकी रह जाता।
तो आप जब तक इनकम बन ना जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं करनी है आप लोगों ने। आपने अभी तक सर्विसेज दी ही नहीं है, 1 अगस्त से आपने सर्विसेज देनी है, तब इनकम को अर्न करना है। तो अभी जो एडवांस में अमाउंट रिसीव की है ना, उसको आप लोगों ने एडवांस अमाउंट, एडवांस रेंट के तौर पे रिकॉर्ड करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि जनाब आज से 10 दिन के बाद ना मुझे 1000 यूनिट ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देना। आपने उसे कहा कि 1000 यूनिट तो तुम्हें मिल जाएंगे, जैसे मिठाइयों वालों को ऑर्डर किया जाता है, जनाब इस दिन हमारे घर में फंक्शन है तो हमें ना इतने किलोग्राम मिठाई दे देना। पता चले कि उस दिन वो मिठाई बना के सारी आपके घर लेकर आए और पता चले प्रैंक हो गया उसके साथ। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे सिक्योरिटी देकर जाओ। वो कहते हैं एडवांस अमाउंट देकर जाओ, ज्यादा भी नहीं तो हाफ अमाउंट जरूर देकर जाओ। उससे एक कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई अगर उसका नुकसान होना जाएगा तो हाफ अमाउंट तो आपकी भी जाएगी फिर। लेकिन जब आपकी हाफ अमाउंट लगी हुई होती है तो आप दूसरे को नुकसान नहीं दोगे। तो अब आपने क्या किया, सपोज कि आपने उसको ऑर्डर किया 50,000 रुपीज की मिठाई डिलीवर करने का, वो आपसे कह देगा 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये जो आपने रिसीव किए हैं, जब तक गुड्स डिलीवर ना कर दो ना तब तक सेल्स और परचेज रिकॉर्ड नहीं होती रहती। अभी तो पढ़कर आए हो, तो ये तो अभी तक आप लोगों ने एडवांस अमाउंट रिसीव किया है, तो इसके लिए कहा गया आपने अपने एडवांस ही रिकॉर्ड करना है जब तक ये गुड्स ना डिलीवर कर दो। जहां पर सर्विस प्रोवाइडर थे हम लोग, तो हम लोगों ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो जब तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, वो जो अमाउंट रिसीव की है हम उसको एडवांस के तौर पर रिकॉर्ड करें। क्लियर? एडवांस एडवांस के तौर पर ही आएगा, ये लाइबिलिटी बन जाएगी मेरी। जब तक के सर्विसेज प्रोवाइड ना कर दूं, एडवांस रेंट रिसीव्ड मेरी लाइबिलिटी रहेगा। तो 1 मंथ का जाके लिख देते हैं, 1 मंथ का, तो फिर 1 मंथ की लाइबिलिटी 30,000 रुपये आ जाती बस, अगर 1 मंथ का होता था। लेकिन अभी के लिए 90,000 रुपया ही मेरी लाइबिलिटी है। क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा अब ये सुने 31 जुलाई, हाँ जी क्या होगा 31 जुलाई को? क्यों? कौन सी? सिटी शोरूम वालों से जाकर मैंने क्या परचेजेस की होंगी? वैन परचेज की थी। तो हमने उनसे वादा नहीं किया था कि 31 जुलाई को आपको 10 लाख रुपए देंगे? तो 31 जुलाई आ गई, हमने पे कर दिए। रिकॉर्डिंग क्या करूं? रिकॉर्डिंग क्या करूं? पेएबल, कौन सा पेएबल? सिटी शोरूम को डेबिट कर दूंगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? जर्नल एंट्री समझ आ गई है? अच्छा यहाँ पर अब एक छोटा सा टॉपिक आपके पास मौजूद है, वाउचर एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ डे बुक। हो गया टाइम, हो गया मुझे पता है, हो गया है, लेकिन ये 1 मिनट भी नहीं लगना इसके ऊपर। कि एक तो हमारे पास मौजूद होते हैं हमारी इनवॉइसेस वगैरह जो मौजूद हैं जी। बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने, हाँ वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एसेट है। वो जो मैंने 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट पेट्रोल पंप्स वालों को दिया हुआ है वो मेरा एसेट है। जो मैंने एडवांस रेंट रिसीव किया हुआ था वो मेरी लायबिलिटी थी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा अब हमारे पास ना सिर्फ ये एक छोटा सा ही टॉपिक रहता है, वाउचर एज एन ऑल्टरनेटिव टू डे बुक। सर 8 जुलाई में अगेंस्ट कैश पेमेंट का क्या मतलब है? 8 जुलाई में अगेंस्ट कैश पेमेंट का मतलब है कि आपने उसी टाइम पर पेमेंट कर दी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसका यह मतलब, अब आप खुद सोचो, मैंने ये बात ना आप लोगों को पहले भी बताई थी कि बेटा जब बिजनेस आप स्टार्ट करने लगे आपने अपना सारे का सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखा है। जब पैसा रखा ही बैंक अकाउंट में है तो कैश की फॉर्म में कैसे पे कर सकते हो? तो बैंक से ही पे करोगे ना। तो यहां पर कैश पेमेंट से जो मुराद है, ये जो आया हमारे पास, इस कैश पेमेंट से मुराद इमीडिएटली पेमेंट है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चेक है। क्लियर? मेरे पास तो कैश इन हैंड है ही नहीं, जब 1 रुपया भी नहीं है तो मैं 30 लाख रुपए कैसे पे कर दूं? क्लियर? 8 जुलाई को क्या हुआ था? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज अगेंस्ट, यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही सेम सिनेरियो। क्या मेरे पास कैश इन हैंड मौजूद है?
बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद क्या मैंने पैसा विदड्रॉ करवाया कैश की फॉर्म में? तो जब है ही नहीं तो पे कैसे करूं? तो इस वजह से कैश को क्रेडिट नहीं करना, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि आपका सारा पैसा बैंक अकाउंट में मौजूद है। क्लियर? अच्छा, अब ये वाउचर वाला तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें ना, इसके बाद कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स आ जाती हैं। कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने सॉल्व की थी, लेकिन एग्जांपल नंबर 13, अब ये आप लोगों ने जब कैश बुक बनानी है ना, तो कैश बुक का सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दोनों आप लोगों ने रखने हैं। लेकिन आप लोगों ने ना बैलेंस ना करना, कैश बुक की फर्स्ट लाइन को खाली छोड़ देना। कैश बुक की फर्स्ट लाइन को खाली छोड़ देना, चाहे वो रिसिप्ट साइड है चाहे वो पेमेंट साइड है, उसकी फर्स्ट लाइन को खाली छोड़ देना। बाकी सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में आप लोगों ने कर देनी है, बाकी सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी बना देनी है। अब जब फर्स्ट लाइन खाली छोड़ दिया है तो आपने उसकी क्लोजिंग भी नहीं करनी, उसका टोटल भी ना फाइंड करना। वो टोटल कल करना आप लोगों को बता दूंगा कि हमने कैश बुक का टोटल कैसे करना है, ओपनिंग कैसे लिखे जाएंगे, क्लोजिंग कैसे फाइंड करने। लेकिन इस एग्जाम्पल से आप लोगों ने बाकी सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कंप्लीट करके आनी है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी होम असाइनमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 14 आपकी होम असाइनमेंट है। अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको ओपनिंग बैलेंसेज बताए जा रहे हैं, तो आपने फर्स्ट लाइन कैश बुक की खाली छोड़ देनी है, उसके बाद आप लोगों ने वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। 15, 16 आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे, और साथ में आप लोगों ने इसके एमसीक्यू सॉल्व करके आने हैं। तो आप लोगों की जो होम असाइनमेंट, 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इधर चेक होंगे, और साथ में आप लोगों के पास एमसीक्यूज हैं जो आपकी बुक के ऊपर चेक होंगे कि आपने ये सॉल्व किए हुए हैं। ऑलराइट, और कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वेडनेसडे वाले दिन आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।